और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरे का सामना कर रही है जिसका असर हर किसी पर पड़ना तो तय है। रूस और यूक्रेन के बीच 8 दिन से जंग जारी है और इस लड़ाई के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत के लिए ये एक बुरी खबर है क्योंकि चुनाव के कारण हमारे यहाँ आप जानते हैं ये पिछले 3 महीने से पेट्रोल और डीजल मतलब एक तरीके से तेल के दाम है वो नहीं बढ़ाए गए हैं। लेकिन अब तो चुनाव खत्म होने में 4 दिन बाकी हैं। जी 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाल दिए जाएंगे। यानी ये समझ लीजिए आप कि भारत में महंगाई से मोहलत के भी अब बस सिर्फ 4 दिन ही बाकी हैं। 7 तारीख को आखिरी चरण का मतदान होते ही जानकारों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना तय। तो अब सवाल यह है कि 3 महीने से जो दाम बढ़े नहीं वो कच्चे तेल की महंगाई के कारण अब कितना ऊपर जाएंगे और उसकी वजह से महंगाई और कितनी बढ़ेगी। यानी भारत पर महंगाई का डबल अटैक होने वाला है और आम लोगों पर महंगाई के इस हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो चेरनी हीव इस काले धुएं की चपेट में आ चुका है। इस धुएं की वजह है शहर के तेल डिपो पर हुआ मिसाइल अटैक। करीब 3000 क्यूबिक मीटर डीजल ईंधन की क्षमता वाले इस तेल डिपो पर मिसाइल गिरते ही भयानक आग लग गई। लेकिन तेल की ये आग सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगी। रूस और यूक्रेन की जंग के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम में आग लग चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 10 दिनों में कच्चा तेल 22% महंगा हो चुका है। 22 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से पहले कच्चा तेल करीब $97 प्रति बैरल था। 3 मार्च को ये बढ़कर $118 प्रति बैरल हो चुका है, यानी 10 दिनों में लगभग $21 का उछाल। कच्चे तेल की कीमतों में आए इस उछाल का सबसे ज्यादा असर भारत पर दिखने वाला है। आपको समझाते हैं कि कैसे कच्चे तेल के कारण हिंदुस्तान पर महंगाई का डबल अटैक होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $1 बढ़ने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत 50 से 60 पैसे बढ़ जाती है। यानी अगर युद्ध शुरू होने के बाद से दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $21 बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में पेट्रोल करीब 13 रुपए महंगा हो जाना चाहिए। यानी कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से आज की तारीख में दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए लीटर मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है 95 रुपए लीटर। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत के 5 राज्यों के अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। जनता महंगाई का शोर न मचाए और वोट पर उसका असर न पड़े, इसलिए पिछले 3 महीनों से भारत में पेट्रोल डीजल की महंगाई का मीटर रुका हुआ है। लेकिन अब तैयार हो जाइए, 7 तारीख को आखिरी चरण का मतदान है और उसके पूरे होने के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम पर लगा ब्रेक हटा लिया जाएगा। फिर भारत पर होगा महंगाई का डबल अटैक। एक तो इतने दिनों से दाम न बढ़ने की वसूली और दूसरा यूक्रेन में चल रहे युद्ध का असर। इसे ऐसे समझिए, दिसंबर में जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने बंद हुए उस वक्त कच्चे तेल की कीमत करीब $83 प्रति बैरल थी। अब युद्ध के कारण ये $118 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, यानी $35 का उछाल। और अगर $1 से 50-60 पैसे बढ़ते हैं तो कच्चा तेल $35 महंगा होने का मतलब है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 21 रुपए तक बढ़ सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए से बढ़कर 116 रुपए लीटर तक जा सकता है। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई यानी इन्फ्लेशन इंडिया में काफी बढ़ सकती है। जब इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ेगी तो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी ग्रोथ कम होगी। जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो इसका मतलब है नौकरियां कम होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यानी भारत की जनता के लिए अब बस 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 4 दिन इसीलिए क्योंकि 4 दिन बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे। फिर जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे वैसे ही महंगाई का चौतरफा अटैक शुरू हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि अभी चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो भाड़ा भी बढ़ेगा, मालों का, सब्जी, खाद्यान्न, ये सब। अब पब्लिक को 2-3 महीने 4 महीने महंगाई को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
इसी को ध्यान में रखते हुए सीहोर में किसानी करने वाले MS मेवाड़ा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीजल के दाम बढ़ने के डर से उन्होंने पहले से ही अपनी जरूरत का डीजल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है और भारत में तो इतना डीजल पेट्रोल पैदा होता नहीं है। वहीं पेट्रोल होता है, अभी डीजल होता है। अब ये हमारी गेहूँ चने की फसल काटने वाले अगर ऐसे युद्ध चलता रहा और वहाँ कैंकुन में आग लगा दी पेट्रोल डीजल के यूक्रेन में, तो रेट बढ़ेगा तो असर हम पे पड़ेगा। तो क्यों नहीं अपन अपने स्टॉक करके रख ले। अभी गेहूँ चने की फसलें काटेंगे हम, ट्रैक्टर हमारी हार्वेस्टर कहाँ से चलाएंगे हम। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भी महंगाई बढ़ने की आशंका का असर दिखने लगा है। बाराबंकी के मंजीठा गांव के किसान शेषनाथ की सरसों की फसल तैयार है। उनका कहना है कि खाद और कीटनाशक की महंगाई की मार वो पहले से ही झेल रहे हैं। अब डीजल के दाम बढ़ने का डर सता रहा है। डीजल भी महंगा है भैया, खाद भी महंगी है, इसलिए तो महंगा तो सब चीज़ है भैया। डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक मिला के लगभग 7,000 रुपये लागत आई। तो एक तरफ चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण होने वाली महंगाई और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में चल रही जंग के कारण बढ़ रही महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ने वाली है। बरेली में व्यापारियों का कहना है कि महंगाई पर महायुद्ध का असर तो अभी से ही दिखने लगा है। रिफाइंड लगभग सर पिछले 15 दिनों में 400 रुपये टीन बढ़ चुका है और अभी उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कम से कम 300-400 रुपये और बढ़ सकता है। रिफाइंड की बात करूं तो पिछले 15 से 20 दिन में अप्रोक्सीमेटली जो पैकेट 140 रुपये का 1 लीटर का था, आज वही पैकेट 165 रुपीस पर लीटर है। खाने का तेल भारत में पहले से ही महंगा चल रहा है। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण रिफाइंड ऑयल के दाम और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि यूक्रेन दुनिया भर में सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। युद्ध शुरू होने के बाद से निर्यात रुक गया है और इसका असर हर शहर में दिखना शुरू हो गया है। युद्ध भले ही यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा हो, लेकिन इसका सीधा असर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो खाद्य तेलों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर खास तौर पे सूरजमुखी के तेलों के दामों में बात करें तो 15 से 20 रुपये प्रति लीटर कीमतों में उछाल आया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बड़े पैमाने पे यूक्रेन और रशिया से सूरजमुखी का तेल आयात करते हैं। सनफ्लावर और पाम ऑयल जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है मेन, वो ग्राउंडनट ऑयल तो हमारे यहाँ के ही है, तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जो बाहर के रेट, बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है ऑयल, वो रेट सबसे ज़्यादा हाई है। सनफ्लावर ऑयल अभी समझो अभी 2,500 रुपये का डब्बा है और 3,000 साढ़े 3,000 रुपया हो जाएगा। तो ग्राउंडनट ऑयल जो 2,500 में मिलेगा तो पहले वो ले लेंगे ना। खाने पीने के सामान की महंगाई आम लोगों के घर का बजट पहले से ही बिगाड़ रही है। तेल सब्जियों के अलावा दूध भी महंगा हो चुका है। अमूल ने 1 लीटर दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। कमर्शियल LPG सिलेंडर यानी रेस्टोरेंट और होटलों में इस्तेमाल होने वाली गैस के दाम भी 105 रुपए बढ़ चुके हैं। अब रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण रसोई गैस और CNG PNG के दाम बढ़ना भी तय माना जा रहा है। जी, तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी बची हुई है। तैयारी तो इसके खिलाफ कोई हो नहीं सकती है, फिर भी मन बना लीजिए कि महंगाई की मार पड़ना तय है। 4 दिन की चांदनी बाकी है। अच्छा, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण एक तरफ तेल के दाम में आग लगी हुई है और दूसरी तरफ सोना लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमतें 10% तक बढ़ चुकी हैं। आशंका यह है कि सोना अभी और महंगा होगा। सोने की चमक पर युद्ध का असर साफ दिख रहा है। गहनों की दुकानों पर पहुंचने वाले खरीदारों की संख्या घट गई है। जिनके घर में शादी है वो भी सोच समझकर सोना खरीद रहे हैं। शादी के लिए हम खरीदने के लिए आए हैं। अभी सोने का भाव बहुत बढ़ गया है यूक्रेन और रशिया के वार के बाद। तो अभी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी 48,000 का भाव था और अभी 53-54,000 का भाव हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही सोने की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार जैन के मुताबिक 1 हफ्ते पहले वो 48,000 रुपए तोला के हिसाब सोना बेच रहे थे और उसी सोने की कीमत 53,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। वो
मुख्य कारण जो वॉर है उसकी वजह से ही सोने में तेजी आई है। नहीं तो स्टडी जो मार्केट था 48-49 के आसपास था, लेकिन अब जो 53 के आसपास गया या 53.5 तक गया है, वो धीरे धीरे अगर वॉर के कुछ सेटलमेंट, कुछ अच्छे अंसार आते हैं या कुछ अच्छा रिजल्ट आता है या उनकी बातें होती है दोनों कंट्री की, तो शायद ये सेटल हो जाएगा। और फिर भी सोना जो है हम 50 के नीचे नहीं देख रहे हैं, जो 48-47 का जो स्तर था वो कहीं जाके ऊपर चला गया है। तो ये सब मिला जुला के देखते हुए आने वाले समय में भी जो 47-48 का मार्केट था हो सकता है 53 और 54 के आसपास जा सकता है। आने वाले दिनों में गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार हैं। भारत में ऐसे वक्त में लोग सोने की खरीदारी करते हैं। अब दाम बढ़ने की आशंका से कुछ लोगों ने पहले ही खरीदारी शुरू कर दी है। जो सिनारियो दिख रहा है कि वो वॉर अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है, तो ये लगता है कि सोने का भाव भी 55,000 60,000 क्रॉस कभी भी कर जाएगा। जानकारों का मानना है कि युद्ध के कारण दुनिया भर में आर्थिक संकट की आशंका और गिरते शेयर बाजार के बीच सोना सुरक्षित निवेश समझा जाता है। इसीलिए सोने के दाम में इस वक्त ये उछाल देखा जा रहा है। घंटी बचाओ में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए आप। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर से जोरदार धमाका हुआ है। रिहायशी इलाका है कीव का, वहीं पर यह हमला हुआ है जिसके बाद इमारत में आग लग गई है। आइए जरा तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये कीव से तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, अभी कुछ देर पहले यहां पर एक जबरदस्त हमला हुआ है जिसके बाद आप देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका जहां पर बिल्डिंग में से आग की लपटें निकलती हुई। जाहिर सी बात है अगर कोई इस वक्त यहां रहा होगा तो इस चपेट में आकर उसका बचना मुश्किल नजर आता है। फिलहाल सिर्फ आग की लपटें और धुएं का गुबार। ये कीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोले हैं पुतिन, नागरिकों को ढाल बना रही है यूक्रेन की सेना। ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुतिन की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन की सेना नागरिकों को ढाल बना रही है। पुतिन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट पर नहीं लिया जा रहा, बल्कि नागरिकों को ढाल बनाने का काम यूक्रेन की सेना की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, लगातार यूक्रेन सरकार की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि नागरिक ये जो रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं। आंकड़ा यूक्रेन की तरफ से रखा जा रहा है अपने नागरिकों की मौत का। जो ताजा आंकड़ा यूक्रेन रख रहा है वो 2000 लोगों की जान जाने का है। अब तक युद्ध का 8वां दिन है आज। एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुतिन की तरफ से बयान दिया गया है। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना जो है वो नागरिकों को ढाल बना रही है। रिहायशी इलाकों में हम हमले नहीं कर रहे, ये भी पुतिन ने यूएनएससी में कहा है। रूसी सेना ने बंधकों को रिहा कराया। अपने बयान में पुतिन की तरफ से इस बात को भी रेखांकित किया गया, रिहायशी इलाकों को हम निशाना नहीं बना रहे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुतिन का ये संबोधन जारी है
और अपने इस संबोधन में वही बातें पुतिन की तरफ से दोहराई जा रही हैं जो अब तक रूस का रुख रहा है, जिसमें रूस कहता रहा है कि वो सिर्फ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स पर ही निशाना साध रहा है, नागरिकों को वो निशाना नहीं बना रहा। वही बात यहां पर भी रख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, कह रहे हैं कि हम रिहायशी इलाकों या नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे। उल्टे यूक्रेन की सेना पर आरोप लगा रहे हैं पुतिन। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन की सेना है वो नागरिकों को ढाल बना रही है। Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил 5 танков. 25 февраля в районе Чугинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и 6 БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и 5 танков. Обеспечил выполнение боевой задачи без потерь. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту रूस की सुरक्षा परिषद में व्लादिमीर पुतिन का ये संबोधन Героя России. रिहायशी इलाकों में रूस की तरफ से हमले नहीं किए गए, नागरिकों को ढाल बनाने का काम यूक्रेन की सेना कर रही है। रूस की सुरक्षा परिषद में ये बयान जो दिया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में छिड़े युद्ध का सबसे बड़ा असर अगर एशिया में किसी देश पर पड़ सकता है तो वो भारत है, क्योंकि पूरी दुनिया के निशाने पर रूस सामरिक तौर पर भारत का ही सबसे बड़ा साझेदार है। रूस पर अमेरिका ने जिस तरीके के आर्थिक और सामरिक प्रतिबंध लगाए हैं उसका सीधा असर भारत की चीन के खिलाफ मौजूदा तैयारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस से रक्षा साजो सामान की खरीदारी करने वाले देशों पर अब नए सिरे से कार्रवाई करने का मन बना चुका है। तो ऐसे में क्या हो सकता है भारत के साथ और क्या हो सकता है इससे उबरने का भारत का प्लान, दिखाते हैं आपको घंटी बजाओ की ये स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन में शोले आज बरस रहे हैं, लेकिन लद्दाख के गलवान में खून की बूंदें कुछ महीनों पहले गिरी थी। यूक्रेन में नेटो को लेकर झगड़ा आज बढ़ा है, लेकिन भारत की सीमाओं पर चीनी आक्रामकता पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ी है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ पाबंदियों का सिलसिला आज शुरू हुआ है। चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत की लड़ाई दशकों से लगातार जारी है। भारत की सुरक्षा जरूरतों का यूक्रेन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि रूस के साथ उसके सामरिक संबंध वर्षों पुराने हैं। ऐसे में यूक्रेन और रूस के युद्ध के लिए रूस पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए? दूसरी तरफ अमेरिका को जिस चीन की विस्तारवाद की नीति के खिलाफ लड़ना है, उसकी सबसे बड़ी सामरिक सीमा भारत से जुड़ती है। ऐसे में अमेरिका को मजबूत भारत बेहद पसंद होगा, और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मजबूत भारत की इस वक्त आवश्यकता है। अमेरिका डेफिनेटली कोशिश कर रहा है कि काटसा लगा के हमारे को इंश्योर करे कि हम नए हथियार ना खरीद सकें, लेकिन जो हमारे पास पुराने हथियार हैं जैसे कि टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, बीएमपीज हैं, तो इनको हम मेंटेन कैसे करेंगे? स्पेयर्स तो आज की तारीख में भी इंडिया रूस से ही खरीद रहा है। तो ये बहुत केयरफुली इंडिया ने ट्रेड करना है एक इस बात के ऊपर। रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, इस पर फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। काटसा के तहत अमेरिकी प्रशासन के पास ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। काटसा एक सख्त अमेरिकी कानून है जो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में व्लादिमीर पुतिन के कथित हस्तक्षेप के जवाब में वॉशिंगटन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है जो मॉस्को से प्रमुख रक्षा साजो सामान की खरीदारी करते हैं। एक बार फिर भारत में आपका स्वागत करता हूं। ऐसे में देखा जाए तो भारत भी एक ऐसा देश है जो रूस से सबसे ज्यादा सामरिक साजो सामान खरीदता है। रूस से हथियार आयात 58%, इजराइल से हथियार आयात 15%, अमेरिका से हथियार आयात 12%। भारत के खिलाफ काटसा प्रतिबंधों से जुड़े एक सवाल पर दक्षिण एवं मध्य एशिया में अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने सेनेट को बताया, नई दिल्ली पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, इस पर फैसला राष्ट्रपति जो बाइडेन लेंगे।
मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बाइडेन प्रशासन CAAT कानून का पालन करेगा और इसे पूरी तरह से लागू करेगा। प्रशासन इसके किसी भी पहलू पर आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस के साथ राय मशवरा करेगा। भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के मामले में राष्ट्रपति या विदेश मंत्री के फैसले को लेकर कोई अंदाजा लगाए, क्या यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई का इस फैसले पर कोई असर होगा? बाइडेन प्रशासन ने भारत पर CAAT के तहत प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत वाकई अमेरिका का एक बेहद अहम सुरक्षा साझेदार है। अमेरिका इस साझेदारी को आगे बढ़ाने को आतुर है। रूस को जिस तरह से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, उससे अमेरिका को लगता है कि भारत को समझ आएगा कि अब मॉस्को से दूरी बनाने का समय आ गया है। अमेरिका को लगता है कि रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने से हथियार खरीदने वाले देशों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। पिछले दिनों हमने देखा कैसे भारत ने न केवल MiG-29 का ऑर्डर रद्द किया, उसके अलावा युद्धरोधी टैंकों का भी ऑर्डर रद्द किया और रूसी हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को भी फिलहाल झटका दे दिया है। अमेरिका चाहता है कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर उस पर लगाम कसी जाए, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और भारत के बीच ये तल्खी तब आ रही है जब संयुक्त राष्ट्र में रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए लाया गया प्रस्ताव पर भारत ने दूरी रखी और इस प्रस्ताव से दूरी रखने की वजह से भारत की डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों ने कड़ी आलोचना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।